हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म की। आपको याद होगा जब हमने डीएसए की जर्नी को शुरू किया था तो हमने बात की थी कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में पूरे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब वो समय आ गया है जहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे कहीं ना कहीं स्टैक, क्यूज़, लिंक लिस्ट के डिटेल इम्प्लीमेंटेशन की, और उससे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम। आगे फिर ट्रीज, ग्राफ्स, इनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को पॉज देकर, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऐसा टॉपिक है कि आगे जब हम रिकर्शन इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, हर एल्गोरिथम के साथ हमें कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करना है। पूरे पेपर में जिस डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिस एल्गोरिथम की बात करेंगे, उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना ज़रूरी होगा। तो इस पूरे पेपर में कहीं ना कहीं हमें उस कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या डीएसए पे कमांड इसी बात पे डिपेंड करेगी कि आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और सारे एल्गोरिथम्स पर कितना कमांड है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को आप कितने कॉन्फिडेंस से कर पाते हो। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा पॉज लेकर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मतलब अगले लेक्चर से हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के साथ शुरुआत करेंगे, पर एक एक जनरल डिस्कशन आज करना जरूरी है हमें। डिस्कशन इस बात का है कि जब मैं स्टैक को, क्यूज़ को, ट्रीज को या कोई भी डेटा जब भी मैं किसी फॉर्म में कलेक्ट करता हूँ प्रोग्रामिंग के लिए या किसी पर्पस के लिए, तो नॉर्मल केस में डेटा दो तरीके से स्टोर होता है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी जानते हो आप। कंपाइल टाइम पर मेमोरी एरिया डिसाइड हो जाता है, उतना ही मेमोरी एरिया फिर रन टाइम पर कंज्यूम होगा, अलोकेट होगा। और डायनामिक वेरिएबल का मतलब होगा कि रन टाइम पर चॉइस होगी, आप जितनी चाहो उतनी मेमोरी क्रिएट कर सकते हो, रन टाइम पर ही मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आता है स्टैटिक और डायनामिक वेरिएबल के बीच में। अब जब हम डीएसए की स्टडी करते हैं या डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो ये एक बहुत जेनरिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि अगर मैं सपोज स्टैक को या क्यू को इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, तो मुझे उसको अरे के साथ इम्प्लीमेंट करना है या फिर उसको लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट करना है। मतलब स्टैक क्यू को मैं स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन से दूं, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन के साथ आगे बढ़ें, या फिर डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन के साथ आगे बढ़ें। तो ये एक नेचुरल क्वेश्चन होगा और दोनों तरीके हमको अप्लाई करना पड़ेंगे अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में। तो ये दोनों तरीके हैं क्या? जब मैं स्टैक क्यू को स्टैटिक डायनामिक तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात करूँगा, क्योंकि ये सी प्लस प्लस में ये सुविधा है कि आपको स्टैटिक और डायनामिक, चूँकि दोनों तरह के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ ये काम कर सकते हैं। अब आपको ये समझना जरूरी है यहाँ पर कि जब स्टैटिक वेरिएबल की बात होती है तो हम अरे के बारे में बात करते हैं, अरे डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर। और प्योर डायनेमिक वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो दैट विल बी लिंक लिस्ट। मतलब अरे लिंक लिस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से? अरे मतलब इट्स अ प्योर स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल से मतलब समझ में आ रहा है, कंपाइल टाइम पर वी कैन डिसाइड द लेंथ ऑफ द अरे, उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी एरिया अलोकेट करेगा। और उस मेमोरी एरिया के साथ हमने पढ़ा भी ये रूल कॉन्सेप्ट देखा हुआ है कि जब मैं किसी अरे को डिक्लेयर करता हूँ, तो ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। आई विल ओनली कवर द डिफरेंस पार्ट। तो अरे मतलब ये हमने डिक्लेयर कर दिया इंट, और ए ऑफ 10 20 का एक अरे डिक्लेयर कर दिया हमने। जैसे ही मैं अरे डिक्लेयर करता हूँ, एक कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक अलोकेट हो जाता है। ये भी आपने देखा हुआ है कि जैसे ही मैं अरे डिक्लेयर करूँगा, अब ये बार बार बताने वाली बात नहीं है क्योंकि हमें सभी को ऑलमोस्ट पता है चीज़ें। उसका कुछ स्टार्टिंग एड्रेस होता है, बेस एड्रेस, और 4 4 बाइट से उसकी एड्रेसिंग हो गई यहाँ पर। इस तरीके से उसकी एड्रेसिंग होगी पूरी। और पहले एलिमेंट का इंडेक्स होता है हमारे पास A0, A1, A2, A3,
हियर दिस इज ए ऑफ 8, तो ये सब कुछ हमको पता है अच्छे से। हम सिर्फ इसकी लिमिटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अरे के साथ चूंकि मेमोरी एरिया फिक्स है, तो जब भी मैं सपोज इसी अरे में स्टैक इम्प्लीमेंट करने जाऊँगा, क्यू इम्प्लीमेंट करने जाऊँगा, तो वहाँ पर भी उसकी लिमिट फिक्स हो जाएगी। फिर अरे जो अरे की लिमिट है वो स्टैक की लिमिट होगी, जो अरे की लिमिट है वही क्यू की लिमिट होगी। अगर मैं किसी डेटा स्ट्रक्चर को अरे के साथ अरे का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करूँगा, तो ये जो अरे के साथ एक फ्रीडम है कि मैं किसी भी इंडेक्स से डेटा को प्रिंट कर लूँ, एक्सेस कर लूँ, डेटा राइट कर दूँ, ये होती है ना सुविधा अरे के साथ कि मैं डायरेक्टली चाहूँ तो ए ऑफ 3 पे डेटा रख दूँ 15, ए ऑफ 8 पे अगर कोई वैल्यू रखी हुई है 44, तो दैट वी कैन प्रिंट डायरेक्टली। तो रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, सर्च पॉसिबल है कि मैं इंडेक्स दे के किसी एलिमेंट को सर्च कर सकता हूँ, सिक्वेंशियली भी सर्च कर सकते हैं, हमने पढ़ा भी अभी तक। अरे में एलिमेंट को सर्च करना है मतलब हमने पढ़ा है कि 1 बाय 1 लीनियर सर्च में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर डेटा सॉर्टेड होगा तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगा सकते हैं। तो ये जो अरे के जितने भी तमाम ऑपरेशन हमने देखे समझे वो सारे हमको आते हैं। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक अरे के साथ में आता है वो क्या आता है कि चूंकि स्टैटिक अलोकेशन है, तो अगर मुझे 10 से ज़्यादा एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी मेरे स्टैक में, मेरे क्यू में, जब मैं डायनामिकली चाहता हूँ कि डेटा ज़्यादा स्टोर हो, ज़्यादा अमाउंट में मैं वेरिएबल्स को स्टोर कर पाऊँ, तो 10 से ज़्यादा एलिमेंट में यहाँ पे चाह के भी स्टोर नहीं कर पाऊँगा। तो ये लिमिटेशन को हमें सॉर्ट आउट करना होता है थ्रू डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन। और प्योर डायनामिक वेरिएबल हम किसे मानते हैं? लिंक लिस्ट को। तो वो अभी हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे कि लिंक लिस्ट इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगी। दूसरी बात, सपोज मैंने अरे तो 10 का बना दिया यहाँ पर, और एलिमेंट जो रखे थे वो सपोज 4 ही एलिमेंट स्टोर करें, 4 के बाद 5वें एलिमेंट की मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जो मेमोरी एरिया है बचा हुआ पूरा, दिस इज ऑलमोस्ट वेस्टेज। ये जो वेस्टेज एरिया का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? इस मेमोरी को मैं किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो अब सपोज मैंने एक 1000 एलिमेंट्स का अरे ले लिया और मैं यूज़ 50-100 को ही कर पा रहा हूँ, बाकी पूरी जो मेमोरी है दैट इज़ ऑलमोस्ट वेस्टेड। तो ये जो वेस्टेज है मेमोरी का, दैट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड विद द यूज़ ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं डायनामिकली एलिमेंट्स को क्रिएट कर पाऊंगा, जब मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, जब मैं डायनामिकली इसको डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा। तो डायनामिक अरे इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ लिंक लिस्ट, ये ध्यान रखना आप। ऐसा नहीं है 10 का अरे तो आपको किसने बोल दिया कि एक काम करो आप तो इसको डायनामिकली क्रिएट कर लो अगर कम की नीड है तो डायनामिक के लिए भी क्या तरीका होता है आपने पढ़ा है सभी ने। we can define one pointer ptr and then we can allocate memory ptr equal to new int, और आपको लग रहा है कि 4 की नीड है तो 4 का डिक्लेयर कर लो। अब इसका ड्रॉबैक क्या हो गया? ये डायनामिक तो है ये, बट इट्स नॉट अ प्योर डायनामिक वेरिएबल लाइक लिंक लिस्ट। ये लिंक लिस्ट नहीं है, ये डायनामिक कैसा है कि वन टाइम वी रिक्वेस्टेड द मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड वी अलोकेटेड फॉर द सेम। अब ये 4 के बाद मुझे 5वां 8वां एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो ये फुलफिल नहीं कर पाएगा, मॉडिफाई नहीं कर पाएगा इस मेमोरी को यहाँ पर। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर कि चाहे मैं उसको स्टैटिकली क्रिएट करूँ या डायनामिकली क्रिएट करूँ, बट वन टाइम रिक्वेस्ट का ड्रॉबैक क्या है? एक बार में 10, 20, 50, 100 एलिमेंट की अगर मैं रिक्वायरमेंट देता हूँ, तो ऐसे दोनों सिस्टम का ड्रॉबैक क्या है कि मैं फ्रीडम के साथ डेटा मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। चाहे इंसर्शन हो, डिलीशन हो, जो बेसिक मेरा ऑपरेशंस हैं उनके साथ में यहाँ पर इश्यूज आते हैं। या तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो की स्थिति आ जाती है कि आपका 4 ही एलिमेंट है, 5वां एलिमेंट आ गया, नाउ वी डोंट हैव एनी एडिशनल मेमोरी, देन वी कैन नॉट स्टोर और वी कैन नॉट एड दैट पर्टिकुलर आइटम इन द लिस्ट। आप उसको स्टैक में स्टोर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर सपोज आप डिलीट कर रहे हो तो डिलीट करने के बाद वो मेमोरी एरिया आपका वेस्टेज है, क्लियर, दैट वी कैन नॉट फ्री एट दिस मोमेंट। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है हमें, ये सॉर्ट आउट होती है थ्रू लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो क्या है
कि लिंक लिस्ट में उसका पहले डेटा टाइप डिफाइन होगा एंड एवरी लिस्ट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स। लिंक लिस्ट की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ सिमिलर नोड्स। जैसे होता है ना कलेक्शन अरे ऑफ इंटीजर्स, अरे ऑफ फ्लोट, वैसे लिंक लिस्ट में भी जो नोड की डेफिनेशन होगी उसी टाइप के सारे नोड्स को मैं एज ए लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। या तो सारे नोड एम्प्लॉय के हों, सारे नोड स्टूडेंट के हों, सारे नोड इंटीजर के हों, सारे नोड फ्लोट के हों, एक जैसे नोड के कलेक्शन को हम लिंक लिस्ट बोल सकते हैं। तो नोड मतलब क्या? नोड मतलब एक स्पेशल डेटा टाइप हो गया जिसमें एक तो डेटा पार्ट होता है, ये डेटा जनरल टर्म है, इसको मैं इंटीजर से भी रिप्रेजेंट कर दूं, फ्लोट से कर दूं, और ये डेटा एम्प्लॉय भी हो सकता है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, स्टूडेंट, अकाउंट, लोन, कुछ भी हो सकता है ये। इसलिए इसको हम जनरल बोला करते हैं हमेशा डेटा। वो लिंक लिस्ट बनाता है, जरूरी नहीं कि वो इंटीजर की बनेगी हमेशा। जैसे अरे ऑफ एम्प्लॉय बनाते थे कि नहीं अपन, अरे ऑफ एम्प्लॉय, अरे ऑफ स्टूडेंट, तो जिसका कलेक्शन करोगे आप उसका अरे क्रिएट कर सकते हो। वैसे लिंक लिस्ट होगी डेटा और एक पॉइंटर फील्ड होगी नेक्स्ट। ये पॉइंटर फील्ड क्या करती है? दिस विल पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ये अगले एलिमेंट को पॉइंट करेगी, अगले एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करेगी। तो जब इसी तरह का कोई डायनामिक रिप्रेजेंटेशन आएगा तो फर्क क्या पड़ जाएगा उसमें? यहाँ पर अब हमने ले लिया 10 नल, एक एलिमेंट आया 10 नल, इसका कुछ एड्रेस होगा मेरे पास 1000। ये मैंने किसी एक पॉइंटर में, हेड पॉइंटर में नोट कर लिया। ओके, एक सिरा है जिसको मैनेज करेंगे हम किसी ग्लोबली। ये तो डायनामिक है, नाम तो है नहीं वेरिएबल का, मेमोरी बनी हुई है फ्रीली। उसका सिरा किसके पास है? तो दिस हेड विल मेंटेन द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस लिंक लिस्ट सो दैट एनी टाइम वी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द लिंक लिस्ट। ये कर पाएंगे हम। अब क्या होगा यहाँ पर देखो आप, जब अगला एलिमेंट आएगा, ये सपोज 13 था भी अरे में, नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, इसका एड्रेस मैंने 1300 दे दिया, फिक्स नहीं है, क्या होगा? ठीक है, जैसे नेक्स्ट एलिमेंट आया, अब ये सुविधा है डायनामिक के अंदर कि मैंने 10 का एक नोड क्रिएट कर दिया, और चूंकि ये आखिरी एलिमेंट है अभी, सो इट विल पॉइंट टू नल, इट विल नॉट हैव एनी न्यू एड्रेस। अभी एड्रेस नहीं होगा तो ये नल को पॉइंट करेगा। बट इसका जो एड्रेस है 1000, ये चूंकि चेन बनानी पड़ेगी लिस्ट की अपने को यहाँ पर, सो दिस विल हैव दिस 1000 एड्रेस। तो ये चेन हो गई, 1300 ये स्टोर्ड है। अब 1300 का नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ है? 1000 पे, 1000 पे एलिमेंट आ गया 10, देन इट विल पॉइंट टू नल। अब नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 20, तो ये नेचर होगा लिंक लिस्ट का बेसिक मॉडल का, इसका खुद एड्रेस होगा, नेक्स्ट इज अगेन नल, और इसके साथ में हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ये पॉइंट करेगा किसको? 2000 को, सो ये एड्रेस स्टोर कर लेगा। इसी तरीके से आपकी लिंक लिस्ट ग्रो करेगी। फायदा क्या हो गया? जितनी बार डिमांड आएगी, 5 बार, 10 बार, 50 बार, हर बार एक एक करके एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट होगा एंड विल अटैच विद द लिंक लिस्ट। तो आपके नोट्स लगातार डिमांड के अकॉर्डिंग क्रिएट होंगे, डायनामिकली क्रिएट होंगे एंड विल फॉर्म वन लिंक लिस्ट, चेन बनाते जाएंगे पूरी। अब आपकी रिक्वायरमेंट हो गई कि बीच में आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करते ही इस नोट को फ्री कर देगा। और जहाँ पर ये 2000 जो एड्रेस रखा था 1000 के नेक्स्ट पे, इसके लिए हम सब तरीके सीखेंगे आगे, वो तो सीखना हमको आगे। तो ये पूरी चेन खत्म हो गई अब, और इसको हमने फ्री कर दिया, दिस विल पॉइंट टू नल, चेन ब्रेक हो गई। अब आपके इस नोट से कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो डायनामिकली मैं मेमोरी को क्रिएट कर पाता हूँ, डायनामिकली मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर पाता हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है अरे वो लिंक लिस्ट के बीच में। अरे के साथ में एक लिमिटेशन क्या थी कि वन टाइम मेमोरी क्रिएट कर दी, अब ना वो मेमोरी बढ़ेगी ना घटेगी। मतलब डिमांड अगर बढ़ती जा रही है तो मैं ज़्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मेमोरी ज़्यादा की एलिमेंट कम स्टोर किए
तो जो बचा हुआ जो अनयूज्ड जो स्पेसेस हैं वो हम फ्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अरे में स्टैटिक अलोकेशन है, सिस्टम जनरेटेड मेमोरी है। जब तक वो खुद प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा तब तक वो रिमेनिंग मेमोरी एरिया को फ्री नहीं करेगा। जबकि लिंक लिस्ट प्योर डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन है, रन टाइम पर डिमांड होगी, रन टाइम पर ही हम इसको ग्रो कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, और चेन आगे बढ़ जाएगी, एलिमेंट्स नए ऐड हो जाएंगे। जब काम हो जाएगा आप एलिमेंट्स को डिलीट करते जाओगे, इमीडिएट उनका मेमोरी एरिया फ्री होते जाएगा, डिस्ट्रॉय होते जाएगा। तो लिंक लिस्ट का फ़ायदा क्या हो गया, डायनामिकली ये ग्रो करती है, डायनामिकली श्रिंक करती है। अरे आप उसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, अरे का इम्प्लीमेंटेशन आसान है, ईजी है। लिंक लिस्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज वी नीड टू मैनेज पॉइंटर्स। अभी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डेटा टाइप की बात कर रहे हो। जब मैं स्टैक की बात करूँगा तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो फिर ये 1300 को नहीं होल्ड करेगा, फिर ये पहले तो 1300 है, जब 1000 आएगा तो इट विल मॉडिफाई इट्स एड्रेस एंड विल पॉइंट टू 1000। जब 20 आ जाएगा 2000, और मान लिया अभी डिलीट नहीं करा फिर इंसर्ट कर दिया, तो ये स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है दिस विल मेंटेन द करंट पॉइंटर। इसको हेड के बजाय मैंने नाम दे दिया पॉइंटर, एक टॉप नाम का पॉइंटर होगा मेरे पास। दिस विल मेंटेन द एड्रेस ऑफ एनी नोड, एनी करंट नोड, एनी टॉप नोड। तो ये तरीके होंगे कि जब मैं अरे में या लिंक लिस्ट के रूटीन बिहेवियर में स्टैक के डेफिनेशन अप्लाई कर दूंगा। तो ये दोनों जनरल डेटा टाइप हैं, इन दोनों के साथ में क्या सुविधा है, आप ट्रेवर्स कर लो, इंसर्ट कर दो, डिलीट कर दो। हाँ, टेक्निकली एक बात जरूर ध्यान रखना कि अरे में इंसर्शन डिलीशन कभी नहीं होता है। कई लोग पढ़ाते हैं कि अरे में इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इंसर्शन होता है, ऑर्डर ऑफ एन में या ऑर्डर ऑफ आई के साथ में। तो ये थोड़ा समझना है कि अरे चूंकि स्टैटिक वेरिएबल है, वो जो करके दिखाते हैं ना वो रिलोकेशन है, शिफ्टिंग है, एक्चुअल इंसर्शन नहीं है, कोई मेमोरी इन बिटवीन क्रिएट नहीं होती कभी भी। तो टेक्निकल जवाब क्या बोलेंगे अपन अरे में, इन केस ऑफ अरे डेटा स्ट्रक्चर इंसर्शन एंड डिलीशन इज नॉट अलाउड। टेक्निकली ये क्लेम करके बोलना पड़ेगी बात आपको, क्यों, हाँ कोई बोले कि नहीं नहीं फिर भी इंसर्ट करो तो ठीक है, अगर अवेलेबल होगी स्पेस मेरे पास तो मैं यहाँ बीच में कुछ इंसर्ट करना चाहूँगा तो शिफ्ट कर दूंगा इसको, यहाँ 15 को मैं A4 पे रखूँगा, इसको यहाँ रखूँगा, फिर जो खाली लोकेशन आएगी वहाँ जाके रख दूंगा एक 55 एक वैल्यू को बीच में, इन दोनों को शिफ्ट करना पड़ेगा आगे जाके। तो ये इंसर्शन नहीं है टेक्निकली, ये तो अब चूंकि लिमिट ही नहीं होती। अगर मान लिया पूरा अरे फुल होता और फिर आपसे को बोलेगा कि एलिमेंट इंसर्ट करो, कहाँ से करोगे आप, शिफ्ट करोगे, डेटा लॉस हो जाएगा आपका पीछे। तो ये अपने आप को, ये बोलते हैं ना अपने आप को झूठ बोलने वाली बात है। कई बार ये पूरे थ्रू आउट मैंने कई जगह देखा है कि पढ़ा दिया था कि अरे में इंसर्शन डिलीशन इस कॉम्प्लेक्सिटी से होता है। टेक्निकली देर इज नो इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द अरे डेफिनेशन, अरे में संभव ही नहीं है। अब जब भी कुछ होगा तो वो इन बिटवीन तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लास्ट पोजीशन पे हो सकता है, जो होता है ना टेक्निकली कि मैं A4 A5 A6 कब तक रख पाऊंगा, ये भी अरे लास्ट टू लास्ट में कब तक रख पाऊंगा, लास्ट एलिमेंट 10th एलिमेंट होगा बस, इन बिटवीन बीच में इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लास्ट में आप करते जाओ रियर पॉइंट से लास्ट पॉइंट से, उसकी भी अपनी एक लिमिट है, लिमिट के बाद आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे यहाँ पर। तो जब भी मैं दो डेटा स्ट्रक्चर की कंपैरिजन की बात करूँगा तो ये बहुत ऑब्वियस एक थॉट आपके दिमाग में आएगा कि मैं स्टैक को, क्यू को अरे से भी इम्प्लीमेंट करूँगा, लिंक लिस्ट के साथ भी इम्प्लीमेंट करूँगा, और लिंक लिस्ट को फ्रीली भी पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे अलग से एज ए कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर, सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। ये वही टॉपिक है, बस क्या होगा थोड़ा स्टैक क्यू के साथ पॉइंटर मैनिपुलेशन कम होंगे। तो पहले हम लोग स्टैक क्यू का डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे और फिर जेनरिक लिंक लिस्ट पे काम करेंगे पूरा, जिसमें कई सारे ऑपरेशंस होंगे, कहीं से भी इंसर्ट कर पाएंगे, कहीं से भी डिलीट कर पाएंगे। वो सारी सुविधा होगी जो कि स्टैक और क्यू की डेफिनेशन अलाउ नहीं करती है। तो मैं पहले लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर उतने कॉम्प्लेक्स शुरू से लिखेंगे हम तो ये बेसिक स्टैक क्यू बाद में ऐसा लगेगा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम शुरुआत बेसिक करेंगे स्टैक और क्यूज के साथ में।
और थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको डिस्कशन में समझ में आया होगा कि ये क्यों ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। तो स्टैटिक डायनामिक की बातें समझ में आ गई आपको। ट्रेवर्सल तो वही है, 1 to n जितने भी एलिमेंट होंगे आप लूप लगा के ट्रेवर्स करो। हियर ऑल्सो यू कैन ट्रेवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट। हाँ, अरे में फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा सकते हो। लिंक लिस्ट में भी चूंकि एक ही पॉइंटर है, सो दिस विल बी अ सिंगली लिंक लिस्ट। जब इसमें 2 पॉइंटर होंगे, विल मेंटेन 2 पॉइंटर एट ए टाइम विद एवरी नोड। तो फिर वहाँ पर हम टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरीके से ट्रेवर्सिंग कर पाएंगे। तो वो तरीका होगा डबली लिंक लिस्ट का केस, जब बिल्कुल अरे से अगर डायनामिकली रिप्लेस करने की बात करेंगे ना विथ ऑपरेशंस कंपैरिजन, तो फिर वो डबली लिंक लिस्ट होगी कि मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरह की ट्रेवर्सिंग इंप्लीमेंट कर पाऊँ। सिंगली लिंक लिस्ट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट से हम पॉइंट करते करते लास्ट तक जा पाएंगे। और या फिर स्टैक का तरीका हो, टॉप लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जैसा भी कोड आप चाहते हो वो तरीका हमको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ ये सारी बातें डिसाइड होगी। अच्छा, एक और बात है कि अरे के साथ हम हमेशा इज फुल चेक करेंगे और इज एम्प्टी भी करेंगे कि जब आप डिलीट कर रहे हो, ट्रेवर्स कर रहे हो, तो हमारा स्टैक क्यू एम्प्टी फुल तो नहीं है। तो ये फुल फंक्शन हमेशा कब आता है, जब आप इसको साथ अरे को इम्प्लीमेंट करोगे। स्टैक क्यू को जब भी अरे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो फुल फंक्शन को चेक करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ लिमिट ऑफ अरे। 10, 20, 50, 100 एलिमेंट का अरे होगा। जब फुल होगा तो वो मैसेज करे आपको कि नाउ वी कैन नॉट इंसर्ट एनी मोर एलिमेंट्स इन द स्टैक इन द क्यूज, क्लियर, बिकॉज अरे इज नाउ फुल ओवरफ्लो। ये वाली बात करेंगे अपन। और एम्प्टी मतलब कब होगा, जब मैं डिलीट कर रहा हूँ एंड वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर, इन द स्टैक, इन द क्यू, इन द अरे, इन द लिंक लिस्ट। तो एम्प्टी चेक लगा लेंगे। अपन ट्रेवर्स करने जा रहे हैं तो ट्रेवर्सल के पहले मैं चेक लगा सकता हूँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों समझ में आ गई होगी बात थोड़ा सा। हाँ, लिंक लिस्ट में फुल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वी विल ओनली चेक वेदर दिस लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। तो जब मैं स्टैक क्यू को लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करूँगा, डायनामिक मेमोरी अलोकेशन से करूँगा, तो हम चेक करेंगे एम्प्टी फुल की तो बात ही नहीं है। जब तक नीड हो, जब तक नया नोड क्रिएट करो और उस नोड के अकॉर्डिंग मेमोरी और लिंक बनाते जाओ। तो इन इन दोनों तरह के कंसेप्ट को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर। तो मैंने एक बार पहले भी रिकॉल किया था कि जब मैं स्टैक क्यू की बात करूँगा तो क्लास हमने बना ली स्टैक, और यहाँ पर हम लोग एक अरे डिक्लेयर कर देंगे stk ऑफ 10, जो भी नाम देना रहेगा आपको, एंड विल मेंटेन टॉप। और फिर पब्लिक में जाके हम वो सारे फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक के साथ में। ये अरे की डेफिनेशन होगी जब मैं क्लास ऑब्जेक्ट से स्टैक को इम्प्लीमेंट करूँगा। चूँकि अब नेक्स्ट लेक्चर से हमको डेटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग समझ लें, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लें। तो जब भी स्टैक का कोई वेरिएबल अब क्रिएट होगा मेन में, है ना, ग्लोबल कुछ भी नहीं रखेंगे अपन, ये कहाँ पर होगा, मेन में होगा। जैसे ही मेन में एस की मेमोरी क्रिएट होगी तो एक तो स्टैक बन जाएगा हमारे पास जितने भी एलिमेंट, और एक कौन मेंटेन हो जाएगा यहाँ पे, टॉप। और इसकी वैल्यू के बेसिस पर हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर चूंकि ये अरे के साथ इम्प्लीमेंटेशन है तो ये पूरा चलते जाएगा पूरा। जैसे एस क्रिएट होगा आपका स्टैक अरे के थ्रू इम्प्लीमेंट हो जाएगा टॉप। अब आप अपने सारे इंसर्शन, डिलीशन, मतलब पुश पॉप ऑपरेशन की बात करोगे, पीक ऑपरेशन की बात करोगे, ट्रेवर्सल की बात करोगे, सारे ऑपरेशन यहाँ पर एक्सेस होंगे। वो दूसरा तरीका नोड वाला है। नोड को डिफाइन करना मतलब क्या था, हमने बात की थी इसमें डेटा भी है और नेक्स्ट भी है, और इसको हमने क्या बोला था, नोड।
तो इसके लिए हमने एक तरीका देखा था, याद होगा आपको थोड़ा सा, क्लास नोड। और नोड में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको मुझे नेक्स्ट किसी क्लास में यूज़ करना है विदाउट एनी इनहेरिटेंस, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, एक तो डेटा पार्ट हो गया, ये कुछ भी हो सकता है टाइप, ये मैंने इंटीजर मान लिया इसको, फ्लोट डबल हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं अपन। और सेकेंड जो पैरामीटर होगा दैट विल बी अ पॉइंटर टू सेम नोड। और फिर हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, जो कोई भी एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, कोई नोड नया क्रिएट कर रहे हैं तो वो इसको मैनेज कर दे। तो ये डेफिनेशन मेरी होगी नोड की यहाँ पर, जब मैं स्टैक क्यू लिंक लिस्ट, बट ट्री आएगा या डब्ल्यू लिंक लिस्ट आएगी तो पॉइंटर बढ़ जाएंगे यहाँ पर, पैटर्न यही होगा। फिर एक और क्लास हम बनाएंगे जहाँ पर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ मेंटेन कर लेंगे टॉप पॉइंटर को, जो एस यहाँ पर मेन में था वो टॉप यहाँ पर मैनेज करेंगे हम सेम प्लेस पे। और यहाँ नील हो गया आप, तो फिर हमको मेन से भेजना पड़ेगा एड्रेस बार बार, तो इसको याद नहीं करना है, घोटना नहीं है। मैं सारे तरीके बोर्ड पे सिखा दूंगा कि कैसे, अगर आपकी इच्छा होगी चेंज करने की तो यहीं पे 2-3 तरीके से इसी कोड को लिख पाओगे आप। इतना कॉन्फिडेंस, इतना फ्रीडम आपके पास रहेगा प्रोग्रामिंग करने में, वो देखते देखते हम लोग कमांड कर लेंगे पूरा। तो ये जब भी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ भी इस नोट को मुझे क्रिएट करना होगा ना फ्यूचर में, तो वहाँ कोड क्या आ जाएगा, फिर नोड टाइप का कोई वेरिएबल ले लेंगे अपन, सपोज एन डी, और एन डी इक्वल टू न्यू नोड। और आप चाहते हो कि 10-20 वैल्यू के साथ क्रिएट हो जाए तो ये इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। और ये इसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भेज देगा 20, ताकि नोड क्रिएट हो और इमीडिएट इनिशियलाइज हो जाए वो। 20 इन नल, 10 इन नल, 13 इन नल। तो ये पैटर्न हम लोग चाहेंगे कि इसको डिक्लेयर करें। ये कोई बड़ी बात नहीं, नई बात नहीं है, ये मैंने C++ के हिसाब से लिखा है इसको पूरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के हिसाब से। सेम कॉन्सेप्ट अगर आपने स्टैक सी में देखा होगा तो सी में आपको याद होगा वहाँ हम लोग लिखते थे स्ट्रक्ट नोड, क्लियर। और यहाँ आ जाता था इंट डेटा और स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। वहाँ कंस्ट्रक्टर होते ही नहीं, सब कुछ पब्लिक ही होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये तरीका कहाँ का है, सी लैंग्वेज का स्टाइल है। अब कई जगह ये भी सुनने देखने में आता है कि अगर हम इसी को सिर्फ यहाँ क्लास लिख दी लोगों ने बस, और क्लास नोड डिफाइन कर दिया। अब चूंकि क्लास में क्लास कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो स्ट्रक्ट की जगह क्लास आ जाएगी और यहाँ क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सीधे नोड स्टार नेक्स्ट। तो इस तरीके से भी डीएसए इम्प्लीमेंट किया है C++ में लोगों ने। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सी का पैटर्न है, C++ के पैटर्न में थोड़ा आपको फील होना चाहिए कि यहाँ पर क्लास है, कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट है। जैसी नीड होगी उतने फ्रीली, उतने कॉन्फिडेंस हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये प्योर डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन का रोल रहेगा थ्रू लिंक लिस्ट वाले रूट से। ये रूट होगा हमारा थ्रू अरे। दोनों की लिमिटेशन, दोनों के कंसेप्ट आपको अब ऑलमोस्ट क्लियर हो होंगे। मुझे उम्मीद है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे और इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। हाँ, ये जो तरीका था जिसको सी में लिखते थे हमेशा, इसको बोलते थे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंशियल मतलब स्ट्रक्चर का एक ऐसा नोड, एक ऐसा एलिमेंट जो उसी टाइप के एलिमेंट को पॉइंट करे। तो यहाँ पर ही बोल सकते हैं सेल्फ रेफरेंशियल क्लास। ये जिसको अगर नोड बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, दिस इज व्हाट, सेल्फ रेफरेंशियल क्लास, अ क्लास विच इज पॉइंटिंग टू इटसेल्फ। सेल्फ
रेफरेंशियल क्लास। सेल्फ रेफरेंशियल से मतलब क्या हो गया, एक क्लास है जिसका एक एलिमेंट ऐसा होगा जो अपनी ही क्लास को पॉइंट करेगा रिकर्सिवली। क्लियर? सो दिस इज सेल्फ रेफरेंशियल। one element of this class will point to the similar object, clear, a similar type of node। तो ये डेफिनेशन होती है यहाँ पर बेसिक जो समझने की है। ये प्योर डायनामिकली इम्प्लीमेंट करेंगे हम, जब काम हो जाए उसको रन टाइम पर डिलीट कर देंगे, न्यू से क्रिएट करेंगे, डिलीट से उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यहाँ पर डिलीट करने का मैकेनिज्म नहीं है, जब तक एस मेमोरी में है तब तक ये अरे और टॉप दोनों मेमोरी में एक्टिव रहेंगे। लिमिट फुल होने के बाद वी कैन नॉट एड न्यू एलिमेंट इन द स्टैक बॉडी इफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग स्टैक एज ए अरे। क्लियर? समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब चूंकि हम डेटा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ से अब क्लियरिटी आपको आ जाना चाहिए कि अरे और लिंक लिस्ट के फंडामेंटल डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। अरे हालांकि कई तरीके से हमने बड़ा डिटेल में इंप्लीमेंट किया है, लिंक लिस्ट का अप्रोच नया है, प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, सीखते जाएंगे डे टू डे। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि जब हम क्लासरूम में बनाएंगे और आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके साथ में एफर्ट्स कर रहे हैं, इमीडिएट हम उसको सीखते जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाथों हाथ बनाएंगे और चला के भी आप देखोगे बिना टेंशन के आप सारे इम्प्लीमेंटेशन कर लोगे। जब इसमें स्मूथ हो जाएंगे हम तो फिर जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जिस लेवल की चीज़ें आती हैं उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे हम। पर कब? पहले साइकिल चलाना सीख जाए, फिर हम एक हाथ छोड़ेंगे, फिर दूसरा छोड़ देंगे, सीट पे खड़े हो जाएंगे। होता ना कई बार जादू दिखाते हैं, पर बेसिक नीड क्या है कि हमको एटलीस्ट बेसिक साइकिल चलाते आना जरूरी है। ये अगर आपको आती है तो फिर हम सारे कर्तव्य दिखा पाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।